यौम आज़ादी पर भी पाक भारत तनाव। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान पर शदीद तनकीद। कहते हैं बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम ने हुकूक के लिए आवाज़ उठाने पर उनका शुक्रिया अदा किया। मोदी जी मकबूजा कश्मीर और कंट्रोल लाइन पर भारतीय जारियत को भूल गए। इस्लामाबाद में बड़ों की बैठक। वज़ीर आज़म की सरबराही में नेशनल एक्शन प्लान पर जायजा इजलास। दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स को फौरी फाल करने और नाम तब्दील करके काम करने वाली कलअदम तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। मुल्क का तालीमी मुस्तकबिल खतरे में। दिन में तालीम और रात में जादू टूने और मुनशियात इस्तेमाल करने वालों की आमाजगाहें। सरकारी स्कूल तबाहाली का शिकार। जालिमा कोका कोला पिला दे। पुरानी धुन नई नस्ल को भा गई। हर कोई उसको गुनगुनाते दिखाई देता है। न्यूज़ वाइज के पहले प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अंबर शमसी। मैंने बहुत साल सहाफ़त की है, प्रिंट, रेडियो और टेलीविज़न के लिए। मैंने BBC और डॉन के लिए रिपोर्टिंग भी की है। आज से डॉन न्यूज़ की स्क्रीन पर मैं मेज़बानी करूंगी न्यूज़ मैगज़ीन शो न्यूज़ वाइज की। न्यूज़ वाइज एक न्यूज़ और करंट अफेयर्स शो है जिसमें हम दिन की अहम खबरों के मुख्तलिफ पहलू पर नज़र डालेंगे, लेकिन कुछ ऐसी खबरों और कहानियों को भी प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया कम तवज्जो देती है। इसी तरह की कहानियाँ हमारे खुसूसी नुमाइंदे इन्वेस्टिगेट करेंगे और हम न्यूज़ वाइज में पेश करेंगे। सियासत, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, सेहत, तालीम, खेल और एंटरटेनमेंट। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसकी मंजर कशी करें, चाहे मुस्बत हो या मनफी। और आज का प्रोग्राम, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने यौम आज़ादी को पाकिस्तान पर तनकीद की नज़र कर दिया। हम बात करते हैं मकबूजा कश्मीर में जारी मज़ालिम और वहाँ हालिया कशीदगी की, तो वो बात करते हैं बलूचिस्तान की। लेकिन बलूचिस्तान से उनका क्या मफाद है? नरेंद्र मोदी के बयान पर पाकिस्तानी जवाब क्या होना चाहिए? सिफारती सतह हो, सियासी सतह हो या अस्करी? न्यूज़ वाइज के दूसरे हिस्से में मुल्क के तालीमी निज़ाम पर नज़र डालेंगे। खस्ता हाल स्कूल और तालीमी बजट के लिए मुख्तस की गई ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर रकम। क्या पाकिस्तान तालीमी मैदान में तरक्की कर पाएगा? और आखिर में याद करेंगे मलिका तरन्नुम नूर जहाँ के एक जालिम गाने को जो आज हर ज़बान पर आम है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान लफ्ज़ी और गोलाबारी की जंग दोनों मुल्कों के यौम आज़ादी पर भी जारी रही। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर लब कुशाई करने के बजाय भारतीय वज़ीर आज़म ने अपना हदफ तनकीद पाकिस्तान को बनाया। दूसरी जानब भारत के यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी परचम लहराता रहा। दिल्ली के लाल किले में तकरीब से खिताब करते हुए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर बिलवास्ता तनकीद करते हुए कहा कि वहाँ दहशतगर्दों के गुण गाए जाते हैं और वहाँ की हुकूमत दहशतगर्दी के नजरिए से मुतासिर है। गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहाँ के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। नरेंद्र मोदी की 1.5 घंटे जारी रहने वाली तकरीर में कहीं भी मकबूजा कश्मीर में जारी हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी लहर का बराह रास्त जिक्र तक नहीं था। ताहम कश्मीरी आज भारत के यौम आज़ादी पर यौम स्याह मना रहे हैं। उधर भारतीय अफवाज ने रेफरेंडम मार्च के शुरका पर आंसू गैस के गोले बरसाए। खवातीन की रैली पर तशद्दुद से खातून रहनुमा आसिया इंद्राबी समेत दर्जनों खवातीन जख्मी हो गयी। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को लाल चौक की तरफ जाते हुए रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया। एक रोज कबल भारत ने पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौका पर भी जारहियत का मुजाहरा किया। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने हफ्ता और अतवार की दरमियानी शब रावलाकोट के करीब अचानक भारी हथियारों से गोलाबारी शुरू कर दी। पाक फौज ने भारतीय जारहियत का जवाब दिया। पाकिस्तान के DG मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारतीय हम मनसब से हॉटलाइन पर कहा कि BSF पाकिस्तानी चौकियों और शहरी आबादी को निशाना बना रही है, जो कि कंट्रोल लाइन पर जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानब नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने यौम आज़ादी को कश्मीर की आज़ादी के नाम कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल बासित का ये बयान कंट्रोल लाइन पर सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जियों और कश्मीर के पूंछ सेक्टर पर दहशतगर्द हमले के चंद घंटों के अंदर सामने आया।
पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का भी रद्द अमल सामने आया है और उस वक्त लाइन पर मौजूद है दफ्तर खारजा के तर्जुमान नफीस ज़करिया। नफीस साहब, अब बता सकते हैं कि पाकिस्तान क्या चाह रहा है इस वक्त, क्या जवाब दिया है? मकबूजा कश्मीर में हालात और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स निकल रही हैं, शायद उसकी तरफ आपका इशारा है। जी बिल्कुल, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो स्पीच थी और जो कश्मीर में चल रहा है इस तरफ है, जैसे कि मैं सही समझाऊँ तो इस सिलसिले में मैं आपकी तवज्जो जो है इस तरफ मबसूल कराऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो स्टेटमेंट है उसके जवाब में एडवाइज़र साहब जो हैं डॉक्टर अजीज साहब, उन्होंने एक जवाब दिया है जिसमें अपनी स्टेटमेंट इशू की है, जिसमें उन्होंने ये बड़ा वजाहत से कहा है कि इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर में हालात हैं, जो कि बिल्कुल भी ऐसी ग्रिम ट्रेजेडी है, वहाँ इतने तशवीशनाक हालात हो गए क्योंकि इंडिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने जिस तरीके से निहत्ते और मासूम कश्मीरियों के ऊपर जुल्म ढाना शुरू किए और पिछले 37-38 दिन से ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन कोई चीज़ जो है वो उन बच्चों को, उन नौजवानों को जो है वो रोक नहीं पाती। लेकिन नफीस साहब, ये बात है कि नरेंद्र मोदी ने इतनी जो सख्त अल्फाज जो इस्तेमाल किए और हम मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, तो ये कोई बैलेंस रिस्पॉन्स तो ना हुआ? नहीं जनाब, ये मुज़ाकरात की दावत जो है आपने इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें। हम इस वक्त ये चाह रहे हैं कि कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म बर्बरियत है उसको किस तरीके से जो है ख़त्म होना चाहिए, इसको ख़त्म होना चाहिए और ये ख़त्म उसी सूरत में हो कि कश्मीर का मसला हल हो। इसीलिए हमने कश्मीर पर एक्सक्लूसिव बात करने के सिलसिले में उनको ऑफर की है, उनको बुलाया है इस चीज़ के ऊपर। और अगर आप उनकी स्टेटमेंट की तरफ बात करती हैं तो फिर मैं आपकी तवज्जो जो है वो सत्ताजी साहब का जो बयान है उसकी तरफ लेके जाऊंगा कि ये स्टेटमेंट बेसिकली मोदी साहब ने क्यों दी है। सत्ताजी साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि जो बेसिकली तवज्जो हटाने के लिए कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है दुनिया की तवज्जो उससे हट जाए। लेकिन इंडिया में तो मूड नहीं लग रहा कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे। जी देखिए, ये तारीख डेफिनेटली दुआ से बचती है। हमने जो है हम जैसा कि पाकिस्तान की पॉलिसी है और हमेशा से हमने इसको जिक्र किया है कि हम पड़ोसियों के साथ जो है अमन और अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, क्योंकि ताकि खित्ते में जो है खुशहाली और अमन जो है वो बहाल हो सके, क्योंकि इसी खित्ते में सबसे ज़्यादा जो है करीब तरीन लोग रहते हैं इस खित्ते में दुनिया के। और यही वजह है कि पाकिस्तान चाहता है कि खित्ते में अगर कोई बेहतरी आए, इस्तेकाम आए, खुशहाली आए, तो वो उसी सूरत में आ सकती है कि जो इस खित्ते में मुकीम ममालिक हैं जिसमें इंडिया और पाकिस्तान भी हैं, उनके जो तनाज़ात हैं उनको हल किया। लेकिन ऐसा भी जाहिर हो रहा है नफीस साहब कि इंडिया जो है वो एस्केलेट कर रहा है और पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किल पोजीशन में है। नहीं जनाब, आप मेरे ख्याल में बिल्कुल आपने उलट कर दिया है। मेरे ख्याल में इस वक्त इंडिया जो है वो मुश्किल पोजीशन में है और इंडिया जो है पूरी दुनिया की तवज्जो हटा सकता है कि इस वक्त कश्मीर में जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से 70 से ज़्यादा लोगों को जो है मार दिया गया है, सैकड़ों को जो अंधा कर दिया गया है पैलेट गन्स इस्तेमाल करके, हज़ारों को जो है वो जख्मी कर दिया गया है, ये वहाँ पे ग्रेव सिचुएशन है या हमारे पास ग्रेव सिचुएशन? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की नफीस साहब। पाकिस्तान के नरेंद्र मोदी के बयान पर दफ्तर खारजा की जानिब से मौक़िफ़ आपने अभी भी सुना। मुशीर खारजा सरताज अजीज़ का कहना है कि भारतीय वज़ीर आज़म ने कश्मीर की अफसोसनाक सूरत हाल से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश की है। उससे कुछ देर पहले पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा ने अपने भारतीय हम मनसिब को कश्मीर पर मुज़ाकरात के लिए दौरे की दावत भी दे दी। सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने यह दावत एक ख़त के ज़रिए दी जो उन्होंने आज भारतीय हाई कमिश्नर से मुलाकात के दौरान उनके हवाले किया। ख़त में मसला कश्मीर के हल के लिए दोनों मुल्कों पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के ज़रिए आयद ज़िम्मेदारी का तज़किरा किया गया और भारतीय सेक्रेटरी खारजा को इस मसले के हल के लिए मुज़ाकरात की गर्ज से पाकिस्तान आने की दावत दी गई। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर उनके अपने ही उनके पीछे पड़ गए। नामवर भारतीय सहाफ़ियों समेत भारतीय चीफ जस्टिस ने भी नरेंद्र मोदी की तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के यौम आज़ादी की तकरीर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का मौका समझते हुए कहा है कि पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और गिलगित के अवाम ने अपने लिए आवाज़ उठाने पर इनका शुक्रिया अदा किया है। भारत के वज़ीर आज़म के इस बयान पर खुद भारत के नुमाया सहाफ़ियों ने भी इनको तनकीद का निशाना बनाया और कहा, भारतीय सहाफ़ी सगरी का गौस का कहना था, भारत से कश्मीर
बस्तर, शमाल मशरकी भारत और दल्लत तो संभलते नहीं और अब हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने और बलूचिस्तान की मदद के लिए चले। भारतीय मरूफ सहाफी राजदीप सरदेसाई का कहना था, बलूचिस्तान पर सख्त बयान अच्छी बात है, लेकिन 100 मिनट की तकरीर में कश्मीरी बदअमनी पर एक लफ्ज भी नहीं, मायूस कुन बात है। भारत के चीफ जस्टिस TS ठाकुर ने एक बयान में कहा, भारत का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तानी ट्विटर सार्फिन ने भी मोदी के इस बयान की मजम्मत की और कहा है कि कश्मीरियों को आज़ादी से महरूम रखकर भारत खुद कैसे आज़ादी मना सकता है। सरहद पर तनाव तो जारी है, लेकिन वक्फे के बाद दीवारों पर भी तनाज़ा है। देखते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुख्तस बजट की रकम है 84 अरब रुपए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में तालीम का हाल बदहाल है। मौशी शहरग कराची में ऐसे भी सरकारी स्कूल मौजूद हैं जो आला हुकाम की अदम तवज्जुही की सबब खंडर बन गए हैं। तबाहाली के शिकार ऐसे ही एक स्कूल की दास्तान सुना रहे हैं न्यूज़ वॉइस के खुसूसी नुमाइंदे अली हाशमी। ये मनाजिर किसी देहात की इमारत के नहीं है, बल्कि शहर कायद के अजीजाबाद ब्लॉक 2 में वाक़े टेक्निकल एज हायर सेकेंडरी स्कूल के हैं, जो कई सालों से आला हुकाम की अदम तवज्जो की वजह से तबाह हो गया है। सरकारी स्कूल में कोई भी क्लासरूम ऐसा नहीं जो टूट फूट का शिकार न हो। देखभाल के लिए चौकीदार ना होने की वजह से शाम के बाद स्कूल जराइम पेशा या नशा करने वालों की अमाजगाह बन जाता है। वही हिरोइनची हैं, चोर हैं, डकैत हैं, उनके लिए तो यह अमाजगाह है ना, तो वो सब लोग आके कार्रवाई करके इधर ही पना लेते हैं, पीछे रहते हैं। बारहा तहरीरी शिकायत के बावजूद ताहाल कोई सुनवाई नहीं की गई। तबाहाल स्कूल में जरूरी काम असातिज़ा आपस में पैसे इकट्ठा करके पूरा करते हैं, जबकि रोजाना की बुनियाद पर बच्चों और अमले के लिए पानी भी इसी तरह खरीद कर लाया जाता है। भाई पानी का ये होता है कि यहाँ बराबर में फैक्ट्री है, कभी वहाँ से मंगवा लेते हैं कूलर भर करके, कभी बाजार से खरीद के देते हैं बच्चों को। जबकि रात के औकात में जादू टोने वाले भी यहीं बसेरा करते हैं। बच्चे अक्सर लेके चले आ रहे होते हैं पुतला उठा के, मेज देखें गुड़िया मिली, लीमू ले आते हैं उठा के, मिठाई रखी हुई, हाँ सुइयाँ घुसी हुई होती हैं, दाल रखी होती है, अंडे होते हैं, सिंदूर। अक्सर बच्चे छोटे वाले जो होते हैं ना घुस जाते हैं, फिर उनको हम डराते हैं थोड़ा सा कि नहीं उधर मत जाना, उधर पकड़ने वाले होते हैं। 60 की दिहाई में 1200 स्क्वायर फीट अराजी स्कूल के लिए एक सोसाइटी को अलॉट की गई थी, लेकिन 1972 में सरकार ने इस स्कूल को अपने कब्जे में ले लिया था। 45 साल गुजर जाने के बावजूद ये मामला अदालत में जेर समाअत है। सोसाइटी की जानिब से महकमा तालीम को आधी जमीन बिला मुआवजा देने की पेशकश इस शर्त पर की गई थी कि जमीन सिर्फ स्कूल के लिए ही होगी। हम तो ये जगह आधी जगह जो है ना वो गवर्नमेंट को बगैर किसी मुआवजे के देने को तैयार हैं। हम गवर्नमेंट को लिख के दे देंगे कि ये जगह के मालिक हैं आधी जगह के। शहरियों का कहना है कि सरकारी स्कूलों की तबाहाली का शिकार हुकूमत और मुताल्लिका महकमों में बैठे अफसरान हैं। तबाहाल स्कूल के मसाइल का अंबार लेकर हम पहुंचे मुताल्लिका महकमे। वहां पर डायरेक्टर तो मौजूद ना थे, जबकि एडिशनल डायरेक्टर ने किसी भी तरह का मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया, जिस बात से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे हुक्काम बच्चों तक मुफ्त तालीम देने में किस हद तक संजीदा हैं। अगर वाकई हुक्काम बच्चों को मुफ्त तालीम देना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें सख्त फैसले करना होंगे। कैमरामैन BK के साथ अली हाशमी, डॉन न्यूज़, कराची। अली हाशमी की रिपोर्ट आपने देखी किस हाल में ये स्कूल है। अब से कुछ देर पहले अली हाशमी से हमने बात की, वो इस वक्त कराची के एक सरकारी स्कूल के बाहर मौजूद है। अली, ये तो एक स्कूल की कहानी है, अभी जो आप जिस स्कूल के सामने है उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? देखें, मैं पहले तो आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि जो महकमा तालीम के करता धरता लोग हैं उनमें से अक्सर लोगों के अपने प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं। इस वजह से 80 की दिहाई तक वो स्कूल जहाँ पर एडमिशन नहीं मिलते थे, यानी गवर्नमेंट स्कूल, अब वहाँ पर सिर्फ उन लोगों को एडमिशन दिया जाता है जो कुछ करने के काबिल नहीं होते। जानबूझ के प्लान किया गया कि प्राइवेट स्कूल्स ऊपर कर दिया जाए उनका म्यार। लेकिन ये किसकी तरफ से इल्ज़ामात हैं?
یہ الزامات نہیں ہیں, یہ ساری چیزیں دکھ رہی ہیں کہ جو کرتا دھرتا ہیں ان کے اپنے پرائیویٹ اسکولز چل رہے ہیں, ہزاروں روپے ماہانہ فیس وصول کرتے ہیں. اب اگر گورنمنٹ اسکول اچھے ہو جائیں گے تو ظاہر ہے پرائیویٹ اسکول میں ایڈمیشن نہیں لیا جائے گا. میں یہاں پر آپ کو کچھ ڈیٹا دینا چاہوں گا کہ اس ڈیٹا میں بتایا جا رہا ہے کہ کراچی کا جو پاسنگ رزلٹ ہیں وہ 63% ہیں, جبکہ انٹیریئر سندھ میں اگر ہم جائیں تو لاڑکانہ اور سکھر, لاڑکانہ کے 93% پاسنگ رزلٹ آتا ہے جبکہ سکھر کا 92% پاسنگ رزلٹ آتا ہے. سب سے بڑے شہر میں پاسنگ رزلٹ یہ ہیں. علی بہت بہت شکریہ. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی اور اینکر طلعت حسین, جنہوں نے ایجوکیشن پہ بہت کام کیا ہوا ہے, پڑھاتے بھی ہیں. طلعت صاحب, سب سے پہلے انفراسٹرکچر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو سب سے آخر میں اس کو ٹھیک کیا جانا ہے, پہلے معیار کو دیکھا جائے, لیکن انفراسٹرکچر کیوں ضروری ہوتا ہے؟ جی, اس وجہ سے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ بنیاد فراہم کرتا ہے جس بنیاد کے اوپر آپ نے وہ عمارت کھڑی کرنی ہے جس کو ہم تعلیم کے نظام کا نام دیتے ہیں. وہ زمانہ تو ختم ہو گیا کہ برگد کے درخت کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹھنڈی چھاؤں کے اندر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. دنیا بہت کمپلیکس ایجوکیشن سسٹم کے اندر آ گئی ہے. تو انفراسٹرکچر بنیادی کمٹمنٹ کا اظہار بھی ہے. کیا حکومتیں, کیا ریاست بچوں کو تعلیم کے لیے چار دیواری ایسی فراہم کر سکتی ہے جس کے اندر بنیادی ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ایک خوشگوار ماحول جو ہے بچوں کو پھر ظاہر ہے وہ اٹریکٹ کرے گا اسکول آنے کے لیے. یہ بھی تو بات صحیح ہے. جی بالکل, آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جب تک آپ نے ان کو انیبلنگ انوائرمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ فراہم نہیں کیا. اچھا, یہاں پر انیبلنگ انوائرمنٹ سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ شاید یہ کوئی لگژری ہے کہ اس کے اندر آپ ٹھاٹ سے بیٹھے ہوں گے. ہم لگژری کی بات نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس بیت الخلاء ہے یا نہیں ہے, جو ٹینکی ہے اس کے اندر سے صرف ہوا آتی ہے یا پانی آتا ہے, آپ کے پاس فرنیچر ہے یا نہیں ہے, چھت کہیں گر تو نہیں جائے گی, بجلی ہے یا نہیں ہے, کھڑکیاں ہیں یا نہیں ہے, کھیلنے کا میدان تو خیر بات کی بات ہے. تو ہم ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں جن کے بغیر گھنٹے گزارنا پاکستان جیسے ملک کے اندر ناممکن ہے. اگر وہ تمام چیزیں فراہم نہیں کر رہے اور بچوں کے اوپر آپ نے کتابیں لاد کر ان کو کمروں کے اندر دھکیل دیا, وہ جو آپ نے رپورٹ دکھائی ہے, تو پھر تعلیم وہ کیا حاصل کر رہے ہوں گے؟ نمبرز آپ پورے کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے بچے ہیں, لیکن تعلیم تو نہیں حاصل کر. جیسے ہم نے رپورٹ بھی دیکھی, آپ نے بھی کوئی ایسے 60 سکولز کا جو ہے جائزہ لیا تھا پورے ملک میں جن کی انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں, دیواریں نہیں ہیں, جیسے آپ نے کہا 4 پروونسز کے اندر ہم نے کیا تھا. جی بالکل, تو کچھ ایسے ہی حال ہے جو ایسا حال ہے, اور اس سے بھی کچھ برا حال ہے. ایک سکول کے اندر تو باقاعدہ وہ گدھا خانہ تھا, اس کو وہاں پر انہوں نے گدھے باندھے ہوئے تھے. دوسرے سکول کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ کار واشنگ کا باقاعدہ انہوں نے نظام بنایا ہوا تھا. ایک سکول تھا کہ اندر سے تمام کا تمام اس علاقے کا جو گندا نالا ہے وہ سکول کے پلے گراؤنڈ کے اندر سے گزر رہا تھا. سکول پہلے بن گیا تھا, گندا نالا بعد میں انہوں نے گزارا. تو اس قسم کی جو دیکھیں جو داستان ہے وہ پاکستان بھر سے آپ کو نظر آئے گی. ایک شہر یا ایک گوٹھ کا یہ قصہ نہیں ہے, اور یہ داستان چونکہ ہر جگہ نظر آئے گی تو نتیجہ بھی آپ کو پھر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. بالکل. طلعت صاحب سے مزید بات کریں گے سیاست اور تعلیم کو کتنی ترجیح دی جاتی ہے, لیکن پہلے ایک اور پیکج ہے جس میں ہم نے تعلیم کے معیار کے بارے میں کچھ جمع کی تھی. پورے ملک کے اسکولز کے بہت برے حال ہیں, دیکھیے اس رپورٹ میں. یہ مناظر موئنجودڑو یا ہڑپا کی واقعات کے نہیں بلکہ پاکستان کی تعلیمی درسگاہوں کے ہیں. جب تعلیمی درسگاہوں کی حالت یہ ہے تو تعلیم کا معیار کیسا ہوگا؟ نہ پینے کے لیے صاف پانی, نہ بیٹھنے کے لیے مناسب فرنیچر. تعلیم کے لیے آنے والے طالب علموں کی حفاظت کا تو اللہ ہی حافظ. جو خستہ حال کلاس روم ہیں وہاں بھی طلبہ کی جگہ مویشیوں کے ڈیرے ہیں. پاکستان جنوبی ایشیا میں تعلیم پر اپنا جی ڈی پی کا سب سے کم حصہ خرچ کرنے والا ملک ہے. ان اسکولوں کی حالت اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے. حال ہی میں الف اعلان کے سروے سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ پاکستان کے 35% اسکولوں میں واش روم کی سہولت میسر نہیں, جبکہ 36% سرکاری اسکول پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں. 2014 کے آرمی پبلک اسکول پشاور حملے کے بعد اسکولوں کی حفاظت کے لیے خاص اقدامات اٹھانے کے وعدوں کے باوجود آج بھی 32% اسکولوں کی چار دیواری ہی نہیں. قوم کے مستقبل کا یہی معیار تعلیم رہا اور ارباب اختیار غفلت کی نیند سے نہ جاگے تو قوم کی ترقی کا خواب ہی نہ رہ جائے. یہ تو ہم نے جو بات کی تھی رپورٹ میں بھی دی, اب دیکھ لی ترجیح کتنی ہے, کیوں نہیں ہے. جب اسکولوں کے ٹیچرز کو الیکشن والے دن انگیج کرنا ہوتا ہے, اس حد تک تعلیمی سیکٹر کی ریلیونس ہے جس کا تعلیم بچوں کا تو ووٹ نہیں ہوتا. بچوں کا ووٹ نہیں ہوتا. جو عمومی بچے جو ہیں جن گھروں میں سے آتے ہیں وہاں پر ووٹ آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں. وہ خاندان کے نام پر, وہ ٹرائب کے نام پر, وہ برادری کے نام پر وہ ووٹ ڈلے ہوئے ہوتے ہیں. تو بچوں کا ووٹ نہیں ہے. اساتذہ کو آپ نے انگیج کیا ہوا ہے. باقی لوگ اپنی زندگی کے اندر اتنے مصروف ہیں اس کی مشکلات کو حل کرنے میں کہ ان کے پاس آواز اٹھانے کا وقت نہیں ہے. لہٰذا ریاست کو جو لوگ رول کر رہے ہیں اکراس دا بورڈ,
उनके लिए कोई इंसेंटिव नहीं है। और ये इतना हमने इंसेंटिव की बात करते हैं, लेकिन और ये सरकारी स्कूल है, ज़ाहिर है ऐसे गरीब तबके के बच्चे हैं, तो उनके लिए कितना अहम है अच्छी तालीम? देखिए, उनके पास एक ही चीज़ है जो उनकी ज़िंदगी को बदल सकती है मुमकिना तौर पर, और वो है अपॉर्चुनिटी। अगर आपने उनको मौके फराहम कर दिए कम्पीट करने के, वैसे तो आपने इतना अनईक्वल निज़ाम बनाया हुआ है, अनइवन प्लेइंग ग्राउंड है उनके लिए, वो बेचारे कहाँ पे खड़े हैं, आप कहाँ पर खड़े हुए हैं, वसाइल आपके कब्ज़े में। तो तालीम एक ऐसी सीढ़ी है जिससे गरीब का बच्चा जल्दी से चढ़कर आपके साथ कम अज़ कम ज़ाहरन कम्पीट कर सकता है। मेरा अपना ख्याल ये है, मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को पैडल नहीं करना चाहता, कि इस मुल्क की जो रूलिंग एलीट है वो नहीं चाहती कि जो गरीब का बच्चा है वो सीढ़ी के ज़रिए ऊपर आए, लिहाजा उसने उसको रखा हुआ है टूटे हुए स्कूल के अंदर, उसको ऐसा उसने तालीम से उसने बदगुमान कर दिया है कि दोबारा आपको माइल करते करते पूरी जनरेशन लग जाएगी। तो मेरे ख्याल में इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि जब नए लोग ऊपर आएंगे, बच्चे ऊपर कम्पीट करेंगे, तो पावर स्ट्रक्चर हिल जाता है, एंड नोबडी वांट्स दैट। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, न्यूज़ वाइज स्टूडियो आने का। अब वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद नेशनल एक्शन प्लान। वेलकम बैक टू द शो, और कुछ अब मुख्तसर खबरें। इस्लामाबाद में बड़ों की बैठक, वज़ीर आज़म की सरबराही में नेशनल एक्शन प्लान पर जायज़ा इजलास, दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स कोर्स को फौरी फाल करने और नाम तब्दील करके काम करने वाली कलअदम तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। इस्लामाबाद में आज वज़ीर आज़म की सदारत में होने वाले इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन प्लान पर अमल दरामद तेज़ करते हुए टास्क फोर्स को फौरी फेल करने का फैसला किया गया है। इजलास में आर्मी चीफ और DGISI समेत वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़जाना, कौमी सलामती के मुशीर नासिर जंजुआ और दीगर हुकाम भी शरीक हुए। इजलास 4 घंटे से ज़ायद जारी रहा। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाए जाने के हवाले से नाम तब्दील कर काम करने वाली कलअदम तंजीमों के खिलाफ क्रैक डाउन करने का फैसला किया गया है। इजलास में एक्शन प्लान पर बैनुल सूबाई इजलास बुलाने पर भी गौर किया गया और फाटा में इस्लाहात का अमल तेज़ किए जाने समेत दहशतगर्दी के फाइनेंसिंग रोकने के लिए क़वानीन को मुअस्सर करने का भी फैसला किया गया। पेशावर में बच्चों को अगवा और ख़रीदो फ़रोख्त में मुलविस ग्रोह ने अदालत के रूबरू एतराफ़ जुर्म कर लिया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया, जबकि पुलिस ने ग्रोह की निशानदही पर नौमौलूद बच्ची फ़रोख्त करने वाले वालिदैन को भी हिरासत में ले लिया। मुल्ज़िमान में 6 ख़वातीन और 2 मर्द शामिल हैं, जिन्होंने एतराफ़ किया कि उन्होंने 9 बच्चों को फ़रोख्त किया। पेशावर कैंट पुलिस ने बच्चों की खरीदो फरोख्त के धंधे करने वाले ग्रोह के सरगना की निशानदही पर अपनी बच्ची को बेचने वाले वालिद को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची के वालिदैन को नौशेरा के इलाके मियाँ खेल पब्बी से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक वालिदैन ने 5वीं बेटी पैदा करने पर राब्ता कार के ज़रिए 94,000 रुपये में अपनी बेटी को फ़रोख्त किया। कंदील बलोच कत्ल केस में मुफ्ती कवी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमें तश्कील दे दी हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक किसी भी वक्त गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। मुल्तान में कंदील बलोच कत्ल केस में मुफ्ती कवी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जिनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस लाइन या किसी भी थाने में रखा जा सकता है, जबकि मुकदमे में नामजद होने के बाद मुफ्ती कवी का मोबाइल फ़ोन बंद है। और मुफ्ती कवी का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं अपने मदरसे में मौजूद हूँ और मुझसे पुलिस रब्ता करेगी तो मैं पेश हो जाऊँगा। अब वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जालिमा सोनिया। वेलकम बैक। दुनियाई मौसीकी में रीमिक्स का रुझान हमेशा बहुत मकबूल रहा है। अगर आज के नौजवान नस्ल की बात की जाए तो रीमिक्स मौसीकी उनको खूब भाती है। इन दोनों भी एक पुराने गाने की नई धुन का खूब चर्चा हो रहा है, जिसको देखो उसी धुन को गुनगुनाता दिखाई देता है। सोनिया कोका कोला पे
मशहूर मशरूब साज कंपनी का ताज़ा इश्तिहार, जो इश्तिहार से ज्यादा एक दरख्वास्त महसूस होता है। ये दरख्वास्त आजकल हर किसी की ज़बान से सुनी जा रही है, लेकिन शायद आज की नौजवान नस्ल इस हकीकत से बिल्कुल भी वाकिफ न हो कि जालिमा कोका कोला पिला दे की गुजारिश इससे पहले भी की जा चुकी है। आज ये जालिमा कोका कोला पिला दे है, लेकिन 1986 में ये जालिमा कोका कोला पिया दे था। पाकिस्तानी अजीम गुलकारा मलका तरन्नुम नूर जहां ने 1986 में रिलीज होने वाली फिल्म चंते सूरमा के लिए जालिमा कोका कोला पियादे को गाया और हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये गाना उस वक्त भी बहुत मकबूल हुआ था और गुज़िश्ता दिनों रिलीज होने वाली इस नई धुन ने नूर जहां के गाए गए गाने की यादें एक बार फिर ताज़ा कर दी हैं। गाने की मज़ीद तारीख़, कुछ मज़ेदार वाक़यात इसके बारे में हम बात करेंगे ताहिर सरवर मीर से, जो इस वक्त लाहौर पर लाइन से मौजूद हैं। एक मशहूर फ़िल्म नाक़िद भी हैं और सहाफ़ी भी हैं। ताहिर साहब, सबसे पहले बता सकते हैं कि ये फ़िल्म मैडम नूरजहां ने गाई, फ़िल्म के बारे में बता सकते हैं कौन एक्ट्रेस थी, कौन सी फ़िल्म थी, कितनी मकबूल हुई? जी, ये पहले तो मैं ये जो इसका साल है वो मैं दुरुस्त करना चाहूँगा। ये 81-82 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इसका नाम चंद सूरमा था। और इनिशियली ये हुआ ये था कि इसमें अंजुमन और सुल्तान रही। ये 79 में ये हुआ था कि बहुत ब्लॉकबस्टर फिल्म गई थी मौला जट, उसमें सुल्तान रही और मुस्तफा कुरैशी और अलियास कश्मीरी, ये लोग जो है ये करेक्टर होते थे अमूमन फिल्म में। और इनके सामने आसिया बेगम जो अब नहीं है दुनिया में, मरहुमा, और उनके बाद जो है एक लंबी इनिंग्स खेली थी अंजुमन ने। तो इस फिल्म में चंद सूरमा के नाम से ये पहले फिल्म जो है ये हो गई थी, फुल बोर्ड हो गई थी, और अपील बोर्ड में ये जाके इसे नुमाइश की इजाजत मिली थी और ये फिर फिल्म चंद सूरमा के जो है नाम से रिलीज हुई थी। अच्छा, ये जो खास पर्टिकुलर गाना आप जो रीमिक्स हवाला दे रही हैं, इसकी अस्थाई जो है, जैसे आपने रेफरेंस भी दिया इस पैकेज में कि मिन्नता कर कर हार गई, प्यास न बुझी मेरी, सोनिया कोका कोला पिला दे, जालिमा कोका कोला पिला दे। तो ये इसका बैकग्राउंड ये है कि ये ख्वाजा परवेज हमारे शायर जो हैं, ये भी 2 साल पहले उनका इंतकाल हुआ, वो कमर्शियल सिनेमा जीनियस उन्हें हम कहते थे। उन्होंने इस तरह की बहुत सारी इस्ताइयां, जैसे उन्होंने माजी में बहुत पहले लिखा था कि आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल ते उत्ते तेरा ना कटिया। फिर एक गाना था मेरी चीची दा छल्ला माही ला लिया, घर जाके शिकायत लावांगी। ये सारे गाने, ये बड़ा अच्छा जो है वो कॉम्बिनेशन था नूर जहां का और ख्वाजा परवेज का, और इसमें मौसीकार जो है वो मुख्तलिफ जो है वो बदलते रहते थे। लेकिन सवाल ये कि इसमें जो कोका कोला का जिक्र है ये क्यों किया गया, एक सॉफ्ट ड्रिंक का खास सॉफ्ट ड्रिंक? मैं आपको बताता हूँ कि इसके डायरेक्टर है सूदी भट्ट, जिन्हें मसूद भट्ट या सूदी भट्ट के नाम से वो मशहूर है। ये फिल्म लाहौर में एक बहुत मशहूर फैमिली शाहिया प्रोडक्शन, रियाज चांदीवाला और हुमायूं भट्ट इसके प्रोड्यूसर थे, और वो ये बारी स्टूडियो में उनका जो है प्रोडक्शन हाउस का ऑफिस था। तो सूदी भट्ट इस जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो ये बताते हैं कि गर्मियों के दिन थे और म्यूजिक सेशन हो रहा था जिसमें ख्वाजा परवेज शरीक थे, ताफो शरीक थे और ये सूदी भट्ट शरीक थे। मैडम नूर जहां जो है एन वक्त पे आती थी जब वो कॉम्पोजिशन सारी जो है बन जाती थी। तो गर्मियों के दिन थे, तो सूदी भट्ट ने कहा, मुल्तानी वहाँ जो है वो ऑफिस बॉय था, कि मुल्तानी इतनी गर्मी है, जालमा कोकी पिला दे, कोका कोला पिला दे। तो ख्वाजा परवेज को ये बात जो है वो बड़ी जो है वो लगी क्रिस्पी कि ये इसको जो है वो बनाते हैं कि मिन्नता कर कर हार गई, प्यास न बुझी मेरी, जालिमा कोका कोला पिला दे, सोनिया कोका कोला पिला दे। तो इस तरह से ये बात कही की और कोशिश धुन और फिर ये गाना जाहिर है बहुत मकबूल भी हुआ होगा। ये अच्छा, इसके लिए आपको मैं बता दूं कि ये इस फिल्म के दूसरे गाने जो थे वो 2 लोगों ने लिखे थे, ख्वाजा परवेज और वारिस लुधियानवी ने। इस फिल्म के दूसरे गाने बहुत जो उनका फीडबैक आया था, ये गाना बिल्कुल क्लिक नहीं किया था। अच्छा, उस वक्त क्लिक नहीं हुआ था जी, फिल्म से गुजर गया था। और जब मैंने इस पे रिसर्च की कि मलका तरन्नुम नूर जहां का इस आई को सुन के, इस गीत को सुन के क्या रिएक्शन था, तो मौसीकार ने भी मुझे बताया, ताफो यानी
और उन्होंने भी स्तुति पाठ में बताया कि मैडम इस तरह के गाने जो हैं वो रूटीन में गाती रहती थी, तो उन्होंने अननोटिस किया इस गाने को। और एक गाना इसमें इसी फिल्म में और था, चल तो सोना दिल तेरी गल दा नखरा मेरा तीर वांगू चलदा। इसमें मैडम नूरजहां ने साफो को 5000 रुपए इनाम दिया था, जो मैडम नूरजहां की उस वक्त इस गाने को कोका कोला पिला दे या जो फिल्म के दूसरे गाने गाए, बल्कि तरन्नुम नूरजहां पर सॉन्ग उस वक्त 5000 रुपया फीस चार्ज करती थी। और ताहिर साहब अब वक्त थोड़ा सा हमारा ख़त्म हो गया है, लेकिन ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग जो है हमें पाकिस्तान की फ़िल्मी तारीख़ के बारे में बताया, इस गाने के बारे में बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। पुराना गाना नया हिट, और इसी पर अब हम शो का इख्तिताम करते हैं। अगर आप शो के बारे में हमें फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज न्यूज़वाइज हाजिर है, अपने कमेंट्स और वीडियोस आप हमसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा ट्विटर हैंडल है @अंबर_आर_शम्सी। अब तक के लिए इजाज़त, कल न्यूज़वाइज दोबारा हाजिर होगा। खुदा हाफिज़।